हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तमिलकम और द तमिल रीजन नोन टुडे एज साउथ इंडिया लाइज साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर. It was ruled by the Cholas, Cheras and the Pandyas. The Sangam literature is our main source of information about these dynasties. This period in the history of Tamilakam is thus known as the Sangam age. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है जिसको आज हम साउथ इंडिया बोलते हैं उसको पहले बोला जाता था तमिलकम या फिर बोला जाता था तमिल रीजन. तो इंडिया में कृष्णा रिवर के जो सदर्न पार्ट पे है, मतलब जो कृष्णा रिवर के साउथ वाले हिस्से में साउथ की तरफ जो रीजन है उसको बोला जाता था तमिलकम, जिसको आज हम साउथ इंडिया बोलते हैं. यहाँ पर जिन किंग्स ने रूल किया था वो थे चोलास, चेरास और पांड्यास. और इनके बारे में जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है संगम लिटरेचर से. और ये जो टाइम पीरियड था जब चोलास, चेरास और पांड्यास ने यहाँ पर राज किया था, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है संगम एज. द संगम टेक्स्ट. The word Sangam means assembly. About 2200 years ago, there was a gathering of Tamil poets and scholars under the patronage of the Pandya king. Perhaps 3 such assemblies were held. The works composed during the first 2 assemblies are lost. The third and the most important assembly was held sometime between 100 CE and 250 CE at Madurai. Over 2000 poems were composed in Tamil during this assembly. Later, these poems were compiled into many books. This is known as the Sangam literature. It tells us about the society and culture of that period. The Sangam texts are the earliest work of Tamil literature available today. तो जो वर्ड है संगम, इसका मतलब होता है असेंबली, मतलब लोगों का इकट्ठा होना किसी एक जगह पर. तो करीब 2200 साल पहले एक गैदरिंग हुई थी तमिल पोएट्स और स्कॉलर्स की, जिसको कि होस्ट किया था पांड्या किंग्स ने. मतलब जब पांड्या किंग्स राज कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने ये गैदरिंग ऑर्गेनाइज की थी. और ऐसी लगभग 3 गैदरिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की गई थी. और उस टाइम पर जो पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, उन सब ने अपनी अपनी पोएम्स लिखी थी या वर्क ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस किए थे, कंपोज किए थे. तो जो पहले की 2 असेंबलीज हैं उस टाइम पर जो भी पोएम्स कंपोज की गई या जो भी वर्क ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था वो तो आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, वो किसी तरह से इट वाज लॉस्ट. और जो थर्ड असेंबली हुई थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और ये असेंबली हुई थी समटाइम बिटवीन 100 CE एंड 250 CE, और ये हुई थी मदुरई में. उस टाइम पर करीब 2000 पोएम्स कंपोज की गई थी उस असेंबली में, और ये जो सारी पोएम्स कंपोज की गई थी ये तमिल में कंपोज की गई थी. बाद में ये सब पोएम्स जो हैं इनको कई बुक्स में कंपाइल करके बुक्स को प्रिंट किया गया था, बुक्स को पब्लिश किया गया था. और यही जो बुक्स है इनको हम संगम लिटरेचर बोलते हैं. और ये संगम लिटरेचर जो है इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम के लोग जो थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उस टाइम कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी होती थी. और ये जो संगम टेक्स्ट है यही तमिल लिटरेचर का सबसे ओल्डेस्ट वर्क है जो अभी आज की तारीख में अवेलेबल है. द 3 किंगडम्स ऑफ तमिलकम. तो जो तमिलकम है, मतलब जो तमिल रीजन है, सदर्न इंडिया था पहले का, उसमें 3 राजाओं ने राज किया था, 3 वंशों ने राज किया था, चोलास, चेरास और पांड्यास. द चोलास रूल्ड इन द कावेरी डेल्टा. देयर कैपिटल वॉज उरैयूर. तो जो चोलास थे उन्होंने कावेरी डेल्टा पे राज किया था और उनकी कैपिटल जो थी वो थी उरैयूर. The most powerful Chola king was Karikala. He fought against the Cheras and the Pandyas. He even attacked Sri Lanka and occupied a part of it. He constructed many roads and encouraged trade with other regions. Puhar or Kaveripatnam was an important port city during this period.
तो जो चोला किंगडम था उसका जो सबसे पावरफुल राजा था वो था करिकला। उसने चेरास और पांड्यास के अगेंस्ट बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसने श्रीलंका पे भी अटैक किया था और उसके एक पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब एक पार्ट पे कब्जा कर लिया था। उसने बहुत सारे रोड्स बनवाए और ट्रेड को इनकरेज किया ताकि जो उसका राज्य है वो दूसरे राज्यों के साथ कनेक्ट हो पाए। और पुहार, या जिसको हम कावेरीपट्टनम के नाम से जानते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी, वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी इस पीरियड की। द चेरास The Cheras were also known as Kerala Putras. They ruled over present-day Kerala and some parts of Tamil Nadu. Vanji was their capital. तो जो चेरास थे उनको केरला पुत्रास भी बोला जाता था, और आज जहाँ पर केरला है वहाँ उन्होंने राज किया था, केरला और कुछ पार्ट तमिलनाडु पे, और वंजी जो है वो उनकी कैपिटल थी। द मोस्ट फेमस चेरा किंग वॉज नेदुचेरलदन. He fought against the Cholas and the Pandyas. He even captured a Roman fleet. तो जो सबसे ज़्यादा फेमस किंग था चेरा किंगडम का वो था नेदुरलदन, और उसने जो है वो चोलास और पांड्यास के अगेंस्ट बहुत सारी फाइट्स लड़ी थी, और उसने रोमन फ्लीट को भी कैप्चर किया था, मतलब जो रोमन सेना होती थी उसको भी कैप्चर कर लिया था, बंदी बना लिया था। The Chera rulers encouraged trade. They traded with Rome and Egypt. उन्होंने भी ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा दिया, और वो किसके साथ ट्रेड करते थे? वो रोम और इजिप्ट के साथ ट्रेड करते थे। The Pandyas. The Pandyas controlled the region around Madurai. According to Megasthenes, the kingdom was ruled by a woman who had a large army. तो जो पांड्यास थे उन्होंने मदुरई के आसपास का जो रीजन है उस पे वो कंट्रोल था उनका, उस पे वो राज करते थे। और मेगास्थनीस के अकॉर्डिंग जो पांड्या किंगडम था उसको एक लेडी ने रूल किया था जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। Nedushazyan was a powerful ruler of the Pandya dynasty. He is said to have defeated both the Cholas and the Cheras. He was also a patron of arts and literature. The third Sangam at Madurai was probably held when he was the king. और जो नेदुनशेजियन था वो एक पावरफुल राजा था पांड्या डायनेस्टी का। उसने दोनों चोलास को और चेरास को दोनों को कई बार हराया था, और वो जो है आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी प्रमोट करता था। तो जो थर्ड असेंबली हुई थी, जो थर्ड संगम हुआ था मदुरई में, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जब संगम टेक्स्ट जो है वो पब्लिश किए गए थे और कंपोज भी किए गए थे, तो वो जो है वो उसी के रेन में हुआ था, मतलब जब उसका शासन था उसी टाइम पर वो असेंबली हुई थी। द किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स. इट एक्सपोर्टेड पर्ल्स टू रोम. और इनका जो राज था वो पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए काफ़ी फेमस था, और पर्ल्स जो हैं वो रोम को एक्सपोर्ट भी किए जाते थे यहाँ से। इकोनॉमी. द किंगडम्स ऑफ द साउथ वर वेरी रिच. They had abundant natural resources and a flourishing trade. Land was also an important source of revenue. The money collected was used to maintain a large army, ensure good administration, and to give grants to poets and scholars. The Sangam literature contains many poems praising the kings who rewarded artists with gold, precious stones, fine cloth, etc. तो जो साउथ के जो राज्य थे वो काफ़ी रिच थे, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पर जो ट्रेड है वो भी काफ़ी फ्लरिश हो रहा था। और लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का, लैंड से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता था, और जो भी पैसा रेवेन्यू के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था उसको यूज़ किया जाता था आर्मी मेंटेन करने के लिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और पोएट्स और स्कॉलर्स को जो ग्रांट्स दिए जाते थे उसके लिए। और संगम लिटरेचर जो है उसमें बहुत सारे पोएट्स जो हैं उन्होंने अपने वर्क्स में, उन्होंने अपनी पोएम्स में कई सारे राजाओं को प्रेस किया है कि राजाओं ने पोएट्स को, आर्टिस्ट को हमेशा कुछ ना कुछ वो तोहफे में एज अ गिफ्ट दिया करते थे, या
एज अ प्राइज़ दिया करते थे। तो वो प्राइज़ में क्या क्या दिया करते थे, वो गोल्ड देते थे, प्रीशियस स्टोन्स देते थे, हीरे मोती जवाहरात और फाइन क्लॉथ, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दिया करते थे एज अ प्राइज़। ट्रेड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द kingdoms of South India. Spices, especially pepper, gold, precious stones, pearls, and fine muslin and silk cloths were exported to Europe, West Asia, Southeast Asia, and China. You have read about Arikamedu in the previous lesson. Roman ships visited the port of Arikamedu to exchange goods. जो साउथ इंडिया के जो राज्य थे उनको बहुत सारा पैसा जो है वो ट्रेड से भी मिलता था। वो कई सारी चीज़ों में ट्रेड करते थे, वो मसालों में ट्रेड करते थे, गोल्ड में ट्रेड करते थे, प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स और एक अच्छी फाइन क्वालिटी का कपड़ा जिसमें मुस्लिन और सिल्क क्लॉथ जो हैं वो ज़्यादा होते थे। ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। तो इस एक्सपोर्ट से, इस ट्रेड से उनको काफ़ी सारा पैसा मिलता था। और मसालों में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता था वो होता था पेपर का, मिर्ची का। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस, उसमें हमने पढ़ा था अरिकामेदु के बारे में। तो अरिकामेदु जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी जहाँ से ये गुड्स का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाता था। जो रोमन शिप्स है वो अरिकामेदु आते थे और वो यहाँ से सामान लेकर जाते थे। तो इस तरह से गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज होते थे। While the Sangam literature was being written in the south, what was happening in the north? Many tribes, especially from Central Asia, had crossed the Hindu Kush and entered India. These were the Indo-Greeks or the Bactrian Greeks, the Shakas and Scythians, the Pallavas, the Parthians, and the Kushanas. तो जब संगम लिटरेचर लिखा जा रहा था उस टाइम पर नॉर्थ में क्या हो रहा था, तो नॉर्थ में बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो हिंदू कुश क्रॉस करके आई थी। हिंदू कुश जो है वो बहुत बड़ा माउंटेन है, ये हिमालयाज़ के वेस्टर्न साइड पर है। तो हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करके बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आई थी इंडिया में। इसमें जो मेन थी वो थी इंडो ग्रीक्स और द बैक्ट्रियन ग्रीक्स, द शकाज और सीथियंस, द Pallavas or Parthians, and Kushanas. The Kushanas established a powerful empire in North India. They defeated the Indo-Greeks and the Pallavas and the Shakas and established themselves in the region around Takshila and Peshawar. Later, they occupied Kashmir, Punjab, and parts of present-day Rajasthan and Uttar Pradesh. तो जो कुशानास थे उन्होंने एक बहुत पावरफुल एम्पायर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया था नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने इंडो ग्रीक को भी हराया, पल्लवास को भी हराया और शकास को भी हराया और अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया इस रीजन में। ये कौन सा रीजन था? ये रीजन था अराउंड तक्षशिला एंड पेशावर। और फिर धीरे धीरे उन्होंने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया, पंजाब को ऑक्यूपाई किया और राजस्थान और यूपी के कुछ रीजन्स को भी ऑक्यूपाई किया। Kanishka. The greatest Kushana ruler was Kanishka. He became king in 78 CE. He established a vast empire which included parts of Central Asia. Purushpura, modern Peshawar, was the capital of his empire. Mathura was another important city in his empire. तो कनिष्क जो था वो कुषाण डायनेस्टी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रूलर था। वो 78 CE में राजा बना था और उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। पुरुषपुर जो जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं वो उसकी कैपिटल होती थी और मथुरा जो है वो उसके एम्पायर की एक इम्पॉर्टेंट सिटी होती थी। Kanishka was deeply influenced by Buddhism. He patronized Buddhist monks and donated money to build monasteries. It was during his reign that a great assembly of Buddhist monks was held in Kashmir. It is generally known as the Fourth Buddhist Council.
At this council, scholars met and discussed issues. Many important decisions related to Buddhism were taken at this council. Ashwaghosh, who wrote the Buddha Charit, lived at the court of King Kanishka. तो जो राजा कनिष्क थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बुद्धिज़्म से, और उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को हेल्प किया था, मनी डोनेट की थी ताकि वो मोनेस्ट्रीज बना पाएँ। और उनके राज के टाइम पर जो बुद्धिस्ट की जो ग्रेट असेंबली हुई थी वो हुई थी कश्मीर में, और उसको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इस काउंसिल में बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे जिन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया था, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे बुद्धिज्म से रिलेटेड। जो अश्वघोष थे उन्होंने बुद्ध चरित लिखा था, और वो किंग कनिष्क की सभा के ही एक सभासद थे, मतलब वो किंग कनिष्क की कोर्ट में रहते थे। The Satavahanas. The Satavahanas, also known as Andhras, ruled the Deccan for nearly 300 years. Pratishthan, modern Pathan in Maharashtra, was their capital. Some powerful rulers were Sri Satakarni, Vashishtaputra Pulumai, Yagni Sri Satakarni, and Gautami Putra Sri Satakarni, the most powerful of them all. He fought against the other kingdoms and enlarged his empire. जो सतावनास थे, जिनको आंध्रास भी बोला जाता है, उन्होंने डेक्कन पे रूल किया था अराउंड 300 ईयर्स के लिए। और प्रतिष्ठान, जिसको हम आज के तारीख में पैठन के नाम से जानते हैं, ये एक जगह है महाराष्ट्र में। ये जगह उनकी कैपिटल हुआ करती थी। और जो यहाँ के पावरफुल रूलर्स थे वो थे श्री सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमाई, यज्ञ श्री सतकर्णी। और इसमें जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स के अगेंस्ट फाइट किया था और अपने एम्पायर को बढ़ाया था। द सतावनास एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर. Continuous military conflicts, especially against the Shakas, however, gradually weakened them. Eventually, the empire broke up into many smaller kingdoms. जो सतावनास थे उन्होंने एक बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर खड़ा किया था, लेकिन कंटिन्यूस जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, या जो दूसरे राजाओं के साथ जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, स्पेशली जो फाइट्स उनकी शकास के अगेंस्ट हुई थी, उससे धीरे धीरे उनका किंगडम जो है, उनका एम्पायर जो है वो वीक होता चला गया, और धीरे धीरे उनका एम्पायर जो है वो टुकड़ों में बढ़ गया और छोटे छोटे किंगडम्स बन गए। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर द पोस्ट मौर्यन पीरियड। आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू एवरीवन।